भारतीय संविधान के एक और क्लास में आपका स्वागत है। भारतीय क्लास में जो आज हमें रिवीजन करना है वो हमारा टॉपिक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। साथ ही साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो संशोधन हुए हैं समय समय पर उसके बारे में, और जानेंगे यहाँ से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। चलिए हम जानते हैं इसके बारे में और बताते हैं आपको इसमें क्या बातें बताया गया है। तो पूर्व में हमें 7 प्रकार की मौलिक अधिकार दिया गया था, वर्तमान में 6 प्रकार का है, जिसमें से आज हम कवर कर रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार और समय समय पर किए गए इसमें संशोधन। तो देखिए क्या कहता है। इससे पहले जो हम पढ़े थे उसका हम एक बार रिकैप करना चाहेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको कि आपको मौलिक अधिकार दिया गया था पहले 7 गो, अभी है 6 गो, ठीक है। जिसमें पहला आपका समता या समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और आज हम कर रहे हैं अपना संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो अगर आप पीछे का टॉपिक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको जाकर देखिए। एक प्लेलिस्ट का नाम है ऑल इन ऑल, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। और जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता ही है। अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए पीछे का जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका पहले के पूछा हुआ क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर उलट के देखिए, वहां से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे थे 1-2 बार और देखिए, समझ में आ जाएगा। और नहीं तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, कोई डाउट है कोई शंका है तो आखिर समझ में क्यों नहीं आ रहा है ये भी आप पूछ सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि आप किस जगह पर है जिस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखते हैं और पढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम कवर करते हैं। कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। ये प्रश्न बनता है, संविधान का आत्मा, समझ गए, संविधान का आत्मा। तो आपको पूछेगा निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों का संविधान का आत्मा कहा है, तो ये किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और हमारा संविधान उन्हीं के द्वारा तैयारी किया गया था, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है। तो फिर से आपको बता दे, भीमराव अंबेडकर क्या बोले? संविधानों का आत्मा, संविधानों की आत्मा बोले हैं किसको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, ठीक है। इसके बारे में चर्चा किया गया अनुच्छेद 32 में, यानी आर्टिकल 32 परीक्षा में आता है, इसको याद रखिए। आर्टिकल 32 का संबंध किससे, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। आर्टिकल 32 का संबंध किससे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किससे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को कहते हैं आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा। क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। तो पूछेगा संविधान की आत्मा का चर्चा क्या में है? आर्टिकल 32 में। समझ में आया? परीक्षा में कई बार आया क्वेश्चन, आपसे भी पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को ना परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि आपको मौलिक अधिकार में किसी तरह की हनन होती है तो आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के आदेश यानी समादेश यानी राइट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, यानी हैवेस कॉर्पस, यानी पहला अधिकार है आपका उसका, उसके तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैवेस कॉर्पस, ठीक है। दूसरा है आपका परमादेश यानी मैंडेमस, उसके बाद प्रतिषेध लेख, समझ गए, प्रोहिबिटेशन, उसके बाद उत्प्रेषण यानी सेक्रेटेशन, उसके बाद अधिकार परीक्षण यानी क्वारंटो, ठीक है। तो 5 प्रकार के राइट जारी करेंगे, ठीक है, कोर्ट द्वारा जारी किया जाएगा। कहां द्वारा? कोर्ट द्वारा। तो पहले देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या बात कहा गया है। तथा यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से ना बंदी बनाया मतलब गिरफ्तार किया गया, ठीक है। कहने का मतलब यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे ना अवैध रूप से ना बंदी बनाया गया, मतलब कि हमारा कोई गुनाह नहीं है, हमको बंदी बना लिया है, ठीक है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिसे न्यायालय बंदी बनाए जाने वाले कारकों का विचार कर सके। यानी कि आपको उधर पता था ना कि 24 घंटा, कितना 24 घंटा, यानी कि जब आप किसी को गिरफ्तार करेगा ना जेल द्वारा, मतलब थाना गिरफ्तार करेगा ना तो उसको डायरेक्ट जेल नहीं देगा, उसको 24 घंटे के अंदर लेके जाना है मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास। वहां पे साबित करवाएगा कि हाँ इसको क्यों गिरफ्तार किया गया, ठीक है, तभी उस पर कार्रवाई होगा आगे का, समझ गए। तो यही बात बताया गया अनुच्छेद 32 के तहत, यही है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि जिसको बंदी बनाया ना, गिरफ्तार किया ना, उसको प्रत्यक्ष शरीर के साथ उसको उपस्थित कीजिए, ठीक है। यही बात है इसमें आर्टिकल 32 में, ठीक है। और यही 5 तरह के रीट जारी करता है, जिसमें आपका पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि जो बंदी बनाया है, जिसको गिरफ्तार किए हैं, उसके शरीर के साथ उसको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करे 24 घंटा। अगर मान लीजिए किसी को गिरफ्तार किया शनिवार को, ठीक है, रात में आए, उसका रविवार को तो कोर्ट बंद रहता है ना, तो वो अगले दिन ना उसका होगा, ठीक है। उसमें ना
जब गिरफ्तार कर लेके जाता है, लेके आता है ना, जो गाड़ी में बैठा था, उस समय काउंट नहीं होता है, ठीक है। जब मान लीजिए कोर्ट छुट्टी पर चल गया, तब तक तो ये ना रहेगा गिरफ्तार करके, जो थाना वही ना रखेगा, जब कोर्ट खुलेगा तब ना ले जाएगा, समझ गया। तो ये सब आता है बात। अब दूसरा आपका परमादेश, ना समझ में आएगा पूछिएगा, फिर से समझ आ देंगे, ठीक है। तो आपको आपको अगला आएगा परमादेश। कहता परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके ना कर्तव्य का पालन करने का ना आदेश जारी किया जाता है। यानी कहने का क्या मतलब कि स्कूल में हेडमास्टर बैठल है, कहेगा बच्चा कि नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अगर कंप्लेन चल जाएगा ना, तो उससे उसका परमादेश जारी होगा, ठीक है, कि तुम यहाँ पे बैठा है वही काम कर लिया, नहीं करोगे। जैसे बैंक में जाएगा लोन मांग लेना, तो लोन नहीं देगा, ठीक है, तो उसके ऊपर केस करना दीजिए, तो उत्तर से वहां से उसको जवाब मिलेगा, तुमको बैठाया गया संविधान के तहत यही काम करने के लिए, तुम लोन नहीं दोगे, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ है परमादेश कि हम आदेश देते हैं कि यह काम करो क्योंकि तुमको इसी के लिए बैठाया गया, ठीक है, तुम ये काम नहीं करोगे, समझ गए। तो ये होगा आपका परमादेश, ठीक है। यानी कोई भी अधिकारी जो उसको जो काम सौंपा गया है वो काम नहीं करेगा, तो ऊपर से उसको आदेश आ जाएगा, ठीक है, तो काम करना है, ये हो गया उसके लिए परमादेश, ठीक है। अब आगे आपका प्रतिषेध लेख, यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों में अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करे, क्योंकि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, ठीक है। कहने का मतलब प्रतिषेध, प्रतिषेध यानी कि जो कोर्ट उठ है ना, मान लीजिए हाजीपुर वाला कोर्ट है, ठीक है, महुआ वाला कोर्ट है, ठीक है, इस सब में आप कोई लेकर के चले गए ऐसा केस जो क्रिटिकल है, ठीक है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय होते से ना जारी करेगा, ठीक है, प्रतिषेध, ठीक है। प्रतिषेध माने मनाही कि तुम ये काम ना करो, तुम्हारे पास केस आया है ना, तो सीधा हमारे पास ट्रांसफर करो, ठीक है, हम यहाँ बैठे किस लिए हैं, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, समझ गए, तो यहाँ से ट्रांसफर करेगा वहां, ठीक है। तो इसी को कहते हैं प्रतिषेध लेख, यानी प्रतिषेध मतलब मनाही, तुमको मनाही है इस पर सुनवाई करने के लिए, तुम इसके लिए इसको तुम हमारे यहाँ ट्रांसफर करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रतिषेध। आप चौथा है उत्प्रेषण, पता है इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे ना वरिष्ठ न्यायालय को भेज दे। यानी कि जैसे कि हाजीपुर में बहुत सारा फाइल पड़ा हुआ है, ठीक है, हाँ, उसको से नहीं संभल रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से ना फाइल को पटना ट्रांसफर कर देगा। अब फिर पटना में फाइल पड़ा हुआ है, हाँ, केस का, तो क्या करेगा, वो दिल्ली ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। तो यहाँ पे वही करा उत्प्रेषण, यानी कि उसके पास जो पहले से है ना फाइल, उससे संभल नहीं रहा है, उसको मेरे पास भेजो, ठीक है, उसको फाइल में दाब कर ना रखो उसको, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहता है उत्प्रेषण। उसके बाद है अधिकार परीक्षा लेख, जब कोई व्यक्ति ऐसे अधिकारियों के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने से उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात को संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। जैसे कि आप जाइएगा ना स्कूल में, तो रहेगा चपरासी, ठीक है, आप मिल जाएगा हेडमास्टर से, अब अपने कहेगा कि नहीं हेडमास्टर आपसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो ये हेडमास्टर है रे, तो हेडमास्टर वहां से जाएगा, उसको मिलेगा, उससे बैठेगा, वो खुद कहेगा कि हम अभी जरूरी काम है, चाहे हम अभी नहीं मिल सकते, चाहे इस पर बात नहीं कर सकते, कि तू ही हेडमास्टर बनने लगेगा। हाँ, तुम जाओगे कोई बैंक में बात करने के लिए, तो बैंक मैनेजर बैठल रहेगा, गेट पर रहेगा चौकीदार, कहेगा कि पैर ना मिलता तुम अखनी लंच में गेल, ठीक है, कुछ बात बोल करके उसको घुरा देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है जब कोई व्यक्ति ऐसे अधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है, तो देखिए मैनेजर वो है, अधिकारी ही बनता है कि लावे ना हम करवा दो, ठीक है, ऐसे कहेगा, अरे तो तुम सीओ से मिले गई है, सीओ से तुमको कोई काम है, तो चपरसी कहेगा कि लावे ना हम करवा दो, सीओ ना हल्दी ना, वही मोहर मार कर देगा, ठीक है। तो वो तो चपरासी है, वो मोहर मार के गलत सलत कर रहा है, तो उसको कोर्ट पूछेगा कि तू कौन अधिकारी से कर रहा है रे, तुमको क्या राइट दिया गया है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कर रहा है अधिकार परीक्षा लेख, यानी कि जो तुमको अधिकार दिया है उसी अधिकार में रहो तुम, ठीक है। स्कूल के कोई मास्टर है, प्रिंसिपल नहीं आया तो कहेगा लावा ना हम कर देगा, ठीक है, अब वो कर देगा, तो जब प्रिंसिपल आएगा तब ना करेगा जी, आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको कहता है कि तुम किस अधिकार से कर रहे हो, कोई और बड़का ऑफिस में जाएगी तो वहां चपरासी रहेगा, ठीक है, और वही सब काम तुमको कराने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक। तो वहां से कोर्ट कहता है अधिकार परीक्षा लेख जारी करता है कि तुम ये काम जो कर रहा है कौन अधिकार से कर रहा है, तुमको कोई अधिकार है करने का, हाँ, इसका जो पोस्ट के हकदार है वो ना करेगा, नहीं आया तो इंतजार करेगा, समझ गए। तो सरकारी ऑफिस में ना यही सब होता है।
तो क्या प्रकार का रिट जारी करता था? 5 प्रकार के, ठीक है। ये रिट जारी करता है ना, सही करता है, ठीक है। अगर तुमको मौलिक अधिकार में कोई तरह के प्रॉब्लम आ रहा है ना, कोई दिक्कत दे रहा है, तो सीधा तुम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकती हो, ठीक है। अब आगे इसके बाद देखना है हमको मौलिक अधिकार के मामले में संशोधन, समय समय पर ना इसमें संशोधन किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले किया गया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो 1967 में किया गया था, के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णय में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। 368 में संविधान संशोधन, ये बात जानते हैं कि नहीं? आर्टिकल 368 का संबंध किससे? संविधान संशोधन से। ये परीक्षा में पूछता है आर्टिकल 368, इसका क्या मतलब है? इस संविधान में ना संशोधन कर सकते हैं 368 के तहत, ठीक है, समझ गए। तो 1967 में जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो केस हुआ, इसमें निर्णय लिया गया कि पूर्व में दिए गए निर्णय में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। अब दूसरा है आपका सर्वोच्च न्यायालय में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य एक और केस हुआ था 1967 में ही, ठीक है, के निर्णय द्वारा यह अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया में माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी गई, यानी कि मूल अधिकार जो है ना उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें रोक लगा दिया गया, ठीक है। अर्थात संसद मूल अधिकारों में ना संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है, माने उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती। अब फिर 24वां संविधान संशोधन 1971 आया, उसमें अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किए गए तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि 368 में जो बात कहा गया है उसके अनुसार ना मूल अधिकार में परिवर्तन हो सकता है, ये बात बताया 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, ठीक है। फिर आगे कहता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद हुआ, इसमें निर्णय लिया गया कि निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को ना विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया, यानी पहले जो कहा था ना उसको अब हटा दिया, खारिज कर दिया, ठीक है। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ, ठीक है, इसको लघु संविधान संशोधन कहते हैं। इसके तहत अनुच्छेद 368 में खंड 4 और खंड 5 जोड़ा गया। यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार के किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर संशोधन हो गया है तो कोई न्यायालय में आप जाकर के इसको ना चुनौती नहीं दे सकते, इसको इसमें प्रश्न नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात बोला 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। उसके बाद एक और हुआ मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, ठीक है, के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन को पुनरावलोकन कर सकता है। इसके लिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया, यानी कहने का मतलब कि संविधान में अगर कोई बदलाव हुआ है, कोई संशोधन हुआ है, ठीक है, तो वो उसको ना सुनने का अधिकार न्यायालय को है, ठीक है। अगर न्यायालय सुन लेता है, अगर कोई प्रक्रिया जारी कर देता है तो वह उसे पुनः भी सुन सकता है, ठीक है, वह उसे पुनः भी सुन सकता है। इस तरह ना 42वें संविधान संशोधन द्वारा दी गई व्यवस्था को हमने समाप्त कर दिया गया 1980 में, ठीक है। तो यह है कुछ संशोधन जो समय समय पर हुआ है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। और आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत जो आयरलैंड से लिया गया है, इसके बारे में जानेंगे और आपको बताएंगे यहाँ से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक है।